नमस्कार। मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में आज सुनिए मोहन राकेश जी की कहानी खाली। मोहन राकेश जी की अन्य कहानियाँ आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगी। लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। तोशी को फिर वही चिढ़ हो रही थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि किस चीज़ से उसे चिढ़ हो रही है। अपने से, कमरे के कोने में लदे सामान से, या खिड़की से कमरे में फैलाई धूप से। वह दहलीज तक जाकर कमरे में लौट आई। बरामदे में कितना कुछ था, झूठी प्यालियों को लेकर गुड्डी की किताबों तक। उसे उसी को तो समेटना था और कुछ करने को था ही नहीं। वह 10 मिनट से वह काम कर सकती थी, मगर काफ़ी देर तक वह उसे शाम के लिए टाल चुकी थी। इसलिए उस वक्त उन चीज़ों की तरफ देखा भी नहीं। वे जैसे थे हैं ही नहीं वहाँ पर। उन्हें उस वक्त नहीं, शाम को ही वहाँ होना था। दहलीज की तरफ जाते हुए उसे लग रहा था कि गर्मी उसे परेशान कर रही है। उधर से लौटते हुए लगने लगा कि गर्मी नहीं, एक गंध है जो उसे ठीक से सांस नहीं लेने दे रही। वह गंध हर चीज से आ रही है, पलंग से, खूंटी पर टंगे कपड़ों से, फर्श से, अपने आप से। एक बार फिर उसके मन में आया, अगर वह नहा सकती तो शायद इस गर्मी या गंध से कुछ हद तक छुटकारा मिल जाता। पर 12 बज चुके थे और गुसलखाने में एक बूंद पानी नहीं था। जब पानी था तो ना जाने किसने नल खुला छोड़ दिया और पूरा दालान पानी से भर गया। उस समय वह सब्जी खरीदकर बाजार से आई थी। सोच रही थी कि घर पहुंचते ही पहला काम नहाने का करेगी, पर दालान को पानी से भरा देखकर उसका सिर भन्ना गया। वह जानने का कोई उपाय ही नहीं था कि नल किसने खुला छोड़ दिया। बेबी स्कूल जा चुकी थी, जुगल दफ्तर। मुमकिन यह भी था कि नल खुद उसी ने खुला छोड़ दिया हो, मगर उसे झुंझलाहट हुई कि बेबी और जुगल उस समय उसके सामने क्यों नहीं है। दोनों में से कोई भी सामने होता तो वह कुछ देर तक उन पर झींक तो लेती। यूं बहते हुए पानी को देखकर मन में किसी कोने में एक ख्याल यह भी उठा था कि क्यों ना कपड़े उतारकर उस पानी में अपने को उलीचने लगे। और शायद पानी की ठंडक को अपने में भर लेने की ललक के बावजूद वह जैसे एक जिद के साथ कुछ देर गुस्से में भरी खड़ी थी। फिर उसी गुस्से के साथ गुसल खाने में जाकर नल बंद कराई थी और किसी को सजा देने की तरह तीखे हाथ से झाड़ू चलाती हुई पानी बाहर निकालने लगी। इससे जो छींटे उड़कर शरीर पर पड़े उनसे उसे कुछ राहत तो मिली, पर दालान को सुखा देने के बाद अपनी जिद में ही नहाना टालकर वह कमरे के अंदर चली आई। आकर हाफती हुई दीवार के सहारे फर्श पर बैठकर पानी से नरम पड़ी हाथों की लकीरों को देखती रही। कुछ देर बाद चाय बनाकर उसके साथ उसने एस्पिरिन की एक टिकिया ली थी। सोचा था कि टिकिया लेकर कुछ देर लेटी रहेगी, पर पलंग के पास जाने पर उसे चिढ़ होने लगी। उसके मेहराबदार पायों से, उस पर बिछी चादर से और दो दीवारों के बीच उसकी स्थिति से। वह कुछ देर इस पलंग को देखती रही थी जैसे उसे लेकर अभी अभी कुछ किया जाना हो। फिर वहां से हटकर खूंटी पर लटकते कपड़ों को ही देखती रही, जैसे कि जो किया जाना था उसका संबंध पलंग से ना होकर उन कपड़ों से हो। उन कपड़ों से मन हटाने के लिए वह शायद दहलीज की तरफ बढ़ गई, या शायद बिना किसी भी इरादे के। गुसलखाने में पानी नहीं है, इस ख्याल से उलझकर उसने पंखे की नोक को पूरा घुमा दिया। हवा हल्की आंच की तरह शरीर को छूने लगी और वह आराम कुर्सी पंखे के नीचे खींचकर उस पर पसर गई। अपने ब्लाउज की हुकें उसने एक एक करके खोल दी। गर्म हवा के नीचे सरसराते पसीने की ठंडक उसे अच्छी लगी। मन हुआ सब कुछ उतारकर पूरे बदन का पसीना सूख जाने दे, पर नहीं कर सकी। जुगल घर पर नहीं था, पर उसका होना उसके बाहर रहने पर भी उसी तरह महसूस होता था जैसे घर पर रहने पर। उसकी साड़ी की नीचाई और ब्लाउज की ऊंचाई, इन पर जुगल की नजर हर वक्त रहती थी। शुक्र था कि नहाते वक्त वह गुसल खाने में उसके साथ नहीं होता था, रात को बिस्तर में साथ होता था। तो उस वक्त बत्तियां बुझी रहती थी, वरना तब भी वह त्योरी डालकर कह सकता था, तुम्हें खुद ही अपने आप को शर्म नहीं आती तो दूसरा क्या तुमसे क्या कह सकता है। तुम्हें अच्छा लगता है कि अपने को उघाड़ न कर दिखाना, तो ठीक है, दिखाती रहा करो। मैं आगे से तुमसे इस बारे में कुछ नहीं कहूंगा। पर आगे से कुछ ना कहने के लिए ही शायद वह उसके ब्लाउज की टूटी हुकें खुद टाकने लग जाता था।
वह ऐसे में कोशिश करती थी कि किसी तरह अपना मन जुगल की बातों से हटाए रख सके। जुगल को जब उससे किसी भी चीज की शिकायत होती थी तो उसका चेहरा मरी हुई मुर्गी की तरह लटक जाता था। उसकी आंखें इस तरह झपकने लगती थी कि उसकी तरफ देखा भी नहीं जाता था। जिंदगी की हर चीज का गिला आंखों के लिए या तो वह असहाय सा खड़ा रहता था या उस एक ही घड़ी में हर चीज का प्रतिशोध ले लेने के लिए जोर जोर से चिल्लाने लगता था। मुझे अपने लिए इस घर में कुछ नहीं चाहिए, मेरी तरफ से तो आग लगा दो इस घर को। मेरा कसूर इतना ही है ना कि शाम को दफ्तर से सीधा घर चला आता हूँ, नहीं आया करूंगा कल से, सोया रहा करूंगा किसी दोस्त के घर जाकर। इस तरह बात करते हुए जुगल की छोटी छोटी बिल्लोरी आंखें बिल्कुल दूसरों की तरह हो जाती थी। ना जाने किस किताब में उसने रात में चमकती बाघ की आंखों का जिक्र पढ़ा था, कुछ कुछ शायद वैसी ही। तब उसे जुगल का सारा शरीर एक जानवर का सा लगने लगता, जिसके शरीर के लंबे लंबे बाल कपड़े रहने के बावजूद उसके सामने उभर जाते थे। उसके शब्द भी शब्द नहीं रह जाते, झपट्टा मारने से पहले जानवर के गले से निकलती आवाजों का रूप ले लेते थे। आंखों के अलावा सामने नजर आते थे दो हिलते पंजे और कांपते जबड़े। उसका मन होता था कि उस जानवर के झपटने से पहले वह खुद ही उसे झपट ले, और यह सोचकर कि अपनी झपटने की मुद्रा में वह खुद कैसी नजर आती होगी, उसके मन में एक दहशत दौड़ जाती। जुगल जो भी भगजग करता था उसके प्राय सभी शब्द उसे याद थे, उनका पूरा क्रम और सारे उतार चढ़ाव। जब वह जोर जोर से बोलकर थक जाता था तो ठंडे और चुभते ढंग से बात करने लगता था। उसके बाद फिर गुस्सा चढ़ जाता था, खामोशी साध कर बिस्तर पर पड़ जाता था। कई कई घंटे दो तरफा खामोशी से कमरे का वातावरण कसा रहता था। फिर खाना खाने की शुरुआत के तौर पर वह बेबी को अपने पास बुलाता था। बेबी भी सोफे के कोने में दुबकी हुई पहले से इसके लिए तैयार रहती थी। थोड़ी देर पापा का प्यार पा चुकने के बाद वह दबी आवाज में पूछ लेती थी, पापा पापा मम्मी से कहूँ खाना ले आए। इस पर जुगल के गले से एक खास तरह की आवाज निकलती थी, समझौता करने के लिए मजबूर जानवर की गुर्राहट जैसी। बेबी पापा की बाहों से छूटकर किचन में यहाँ जहाँ भी वह होती थी उसके पास आ जाती। मम्मी मम्मी पापा खाना मांग रहे हैं, कहते हुए बेबी के स्वर में हल्का संतोष होता कि अब शायद कार्यक्रम पूरा हो जाने से रात भर के लिए सोया जा सकता है। तोशी सहसा कोहनियों पर भार देकर कुर्सी पर सीधी हो गई। उसे अपने अंदर से लगा जैसे सोचते सोचते वह किसी निर्णय के मुकाम पर पहुंच गई हो, पर वह निर्णय क्या था यह सोच पाने से पहले ही फिर से निराल होकर पहले की तरह लंबी हो गई। उसे लगा कि फुल स्पीड पर होने पर भी पंखा काफ़ी तेज नहीं चल रहा है। हर दोपहर की तरह उस समय भी बिजली का वोल्टेज शायद काफ़ी डाउन हो गया था। उसकी बाहें और टांगें सीधी करके एक अंगड़ाई ली, पर जम्भाई के लिए मुंह ना खुले उसके लिए उसने अपने जबड़ों को कसे रहा। अपने गले से सुनाई देती जम्भाई की आवाज़ के साथ ही अक्सर अपनी उम्र के साल गिनने लगती थी। एक उम्र वह थी 19-20 तक की। जब वह किसी को भी जमाई लेते देखती थी तो टोक देती थी या आंखें हटाकर दूसरी तरफ देखने लगती। तब से अब तक मुश्किल से 8 साल ही बीते थे और उसे अपनी आंखों के नीचे और होठों के आसपास बुढ़ापा घिरता नजर आने लगा। कोई उसकी उम्र पूछ लेता था तो उसे खुद लगता था कि जैसे अपने को 27-28 की बताकर वह एक झूठ बोल रही हो। सुनने वालों की आंखों से उसे हर बार लगता था कि उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं आया। तब वह उसे पूरा ब्यौरा देने लगती थी कि उसने मैट्रिक किस साल में किया था, बीए किस साल में, और जुगल से जब उसकी शादी हुई थी तब वह कितनी दुबली लगा करती थी। उन दिनों की अपनी फोटो दिखाऊं, कहते हुए वह अपनी शादी का एल्बम भी निकाल लाती थी। पर अब तो इसका भी मौका नहीं आता, क्योंकि पिछले 2-3 साल से यह सवाल उससे बहुत कम पूछा गया था। जुगल के साथ रहते हुए उसकी जिंदगी बाहर की दुनिया से कटती गई थी। जुगल को उसके मायके के लोगों से चिढ़ थी, अपने घर के लोगों से चिढ़ थी, पास पड़ोस के लोगों से चिढ़ थी और हर आने जाने वाले से चिढ़ थी। कभी कभी तो लगता था कि उस आदमी को सिवाय अपने से हर एक से चिढ़ है, बल्कि अपने आप से भी चिढ़ है। वह सुबह जाता था तो दफ्तर के लोगों पर बड़बड़ाता हुआ और शाम को घर आता था तो घर के लोगों पर बड़बड़ाता हुआ। जिंदगी की हर चीज उसकी नज़र से किसी वजह से गलत थी और वह अकेला हर गलत चीज को ठीक करने के लिए क्या कर सकता था।
मेरी तरफ से भाड़ में जाए सब कुछ, मैं अकेला क्या कर सकता हूँ। ऐसा कुछ कहने के बाद वह अक्सर एक लंबी जम्हाई लेता, जिसको मुंह के अंधेरे दायरे में उसकी जबान ऊंची उठकर अजान देती सी जान पड़ती। जब मुंह बंद हो जाता तो होठों के कोनों तक फैल आई चिपचिपाहट को उसे हाथ और कोहनी के जोड़ से साफ करना पड़ता। शायद एक यह भी वजह थी जो वह खुलकर जमाई लेने से अक्सर अपने को रोक जाती थी। अपना मुंह खुलने के साथ ही जुगल का खुला मुंह सामने नजर आ जाता था। जुगल का बालों से लदा दुबला शरीर सामने रहने पर उसे उतना परेशान नहीं करता था जितना परे रहने पर। वह उसे उसके वास्तविक आकार में ही देखती थी, पर परे रहने पर वह आकार जैसे काफी बड़ा होकर उसे चारों तरफ से घेर लेता था। शाम को उसके घर आने से लेकर सुबह दफ्तर जाने तक वह दोपहर के इस एकांत की राह देखती थी, पर दोपहर के अकेलेपन की खींच उसे सुबह शाम की झुंझलाहट से कहीं ज्यादा छा वाने लगती थी। इस खींच में जुगल से उसका विरोध उसकी उपस्थिति से कहीं ज्यादा बढ़ जाता था। तब वह प्रतीक्षा करती थी जुगल के लौटकर आने की, क्योंकि सामने के जुगल पर तो वह हावी भी हो सकती थी, जबकि इस अनुपस्थित जुगल से वह अपने को बुरी तरह परास्त महसूस करती थी। बक्सों की तरह से सुनाई दी खट की आवाज से वह थोड़ा चौंकी, फिर गर्दन का पसीना सुखाने के लिए सिर पीछे को झुकाकर थोड़ा और पसर गई। उस घर की सब आवाजों से वह अच्छी तरह परिचित थी। बहुत थोड़ा सा दायरा था उन आवाजों का। बक्सों की तरफ चूहियों के सुराग थे। इधर हर आवाज चूहियों की भूल और उसे मिटाने की उनकी दौड़ धूप से संबंध रखती थी। एक आवाज जो पंखा चलने पर लगातार होती रहती थी वह थी सामने दीवार के कैलेंडर की। बाहर बरामदे से भी कभी हल्की सी और परों की फड़फड़ाहट सुनाई दे जाती। 4 बजे के करीब पानी आने से पहले नल के अंदर एक लंबी सांस सी खींचने लगती थी। महीने में 1 या 2 बार बाहर से डाकिया आवाज देता था, डाक जी, और घर से कोई इंलैंड या पोस्ट कार्ड अंदर को सरक आता। चिट्ठी लिखने वाले भी 2-1 लोग ही थे, उसकी बड़ी बहन, जुगल का छोटा भाई और मीना जो साल भर पहले साथ के घर में रहती थी। तीनों की चिट्ठियों के वही बंधे बनाए मजबून होते थे जो हर लगभग उन्हीं शब्दों में लिए हुए उन्हें मिल जाते थे। उनका उत्तर भी उसी तरह दे दिया जाता था। हर महीने की खरीदारी में 2 इंलैंड और पोस्टकार्ड उसी तरह शामिल रहते थे जैसे नमक, मिर्च और हल्दी के पैकेट। एक बहन, एक देवर, एक फ्रेंड। बाहर की इतनी दुनिया भी उन लोगों की वजह से ही बची हुई थी, जैसे उन लोगों की साजिश हो कि महीने में 1-1 चिट्ठी जरूर लिखेंगे, वरना बाकी सारी दुनिया की तरह यह इतनी सी दुनिया भी मर जा सकती थी। अगर उन तीनों की चिट्ठियां आना बंद हो जाता तो अपनी तरफ से ये लोग शायद कभी उन्हें लिखकर इसकी याद भी ना दिलाते। कुछ साल पहले और भी कुछ लोगों की चिट्ठियां आती थी। कुछ जुगल के दोस्त थे, कुछ और रिश्तेदार थे, दोनों तरफ के, मगर धीरे धीरे ना जाने कैसे उनके संबंध चुकते गए थे। वह भी एक साजिश ही तो थी, जैसे कि तीनों को छोड़कर बाकी सब लोगों ने एक एक करके लिखना छोड़ दिया था। कोई किसी का कुछ नहीं लगता। जुगल उनका जिक्र उठ आने पर कहता था, वैसे ही वहम होता है कुछ दिनों का। इन 2-3 लोगों के साथ वह भी वहम बना हुआ है। जब खत्म हो जाएगा तब किसी को किसी की याद नहीं आएगी। जुगल के ऐसी बात करने पर उसे सब कुछ बहुत खाली और भयानक लगने लगता। जुगल की चमकती आंखों समेत गुस्सा भी आता था। जुगल इतनी आसानी से इस बात को कैसे स्वीकार कर सकता है? वह खुद स्वीकार नहीं कर सकती, इस पर भी गुस्सा आता। जुगल से शादी होने से पहले उसे दुनिया कितनी भरी हुई लगती थी। लगता था कि वह अभी इस छोर पर है, उस भरी हुई दुनिया में अभी उसे उतरना है। अपनी तब की जिंदगी उसे बहुत अधूरी लगती थी, क्योंकि उसमें वास्तविक तो कुछ भी नहीं था। जो कुछ था वह उस आने वाले वास्तविक का हल्का आभास सा था। कुल जमा 4, 6, 8 या 10 दिन जिसमें लगा था कि एक शुरुआत हो सकती थी। कुल जमा 3 या 4 चेहरे। सतीश उसका मौसेरा भाई था, फिर भी जहां कहीं उसे अकेली पाकर 3-4 बार उसने जबरदस्ती उसे पकड़ लिया, चूम लिया। हर कृष्ण की शादी में तो वह जो एक दोस्त आया था उसका, जो शादी की भीड़ में कई जगह उससे सटकर बैठा था, मधु का भाई हरीश, जिसने उसके नाम पर 2-1 पत्र लिखे थे। बस में रोज साथ जा बैठने वाला वह लड़का जिसने एक दिन कसकर उसके हाथ पर एक चिकुटी भी काट ली थी। भूषण,
जो शादी होने पर भी उससे कहता था कि वह अपनी पत्नी को तलाक लेकर उससे शादी कर लेगा। ऐसे ही छुटपुट था सब कुछ, पर कुल मिलाकर कुछ भी नहीं, क्योंकि लगातार कुछ नहीं था। लगातार थी तो सिर्फ यह जिंदगी जो 8 साल से जुगल के साथ जी रही थी, साथ रहकर सब कुछ से, यहाँ तक कि एक दूसरे से भी खाली होते जाने की जिंदगी। वह कुर्सी से उठ खड़ी हुई, जैसे कि तय कर लिया हो कि जिंदगी के इस लगातार को अब अपने से झटक देगी। उठकर सबसे पहले खूंटी पर लटकते कपड़ों के पास गई। उन्हें उतारकर उसने बक्से पर पटक दिया। बक्से पर पड़ा उनका ढेर और भी बेहुदा लगा, तो उन्हें ऊपर से हटाकर इस तरह बक्से में ठूस दिया कि बक्से के ढक्कन में कुबड़ सा निकल आया। फिर दीवार से कैलेंडर उतारकर गोल किया और पलंग के नीचे फेंक दिया। बिस्तर से चादर और गद्दा उतारकर कोने में डाल दिया और कुछ देर नंगे पलंग को देखती रही। उसके बाद उसने आसपास देखा। कितना कुछ था कमरे में जिसे उथल पुथल किया जा सकता था। बक्से, मेज, रेडियो, सिलाई की मशीन, चटाइयाँ, कुर्सियाँ, सब चीज़ों पर नज़र दौड़ा चुकने के बाद आंखें किसी और चीज़ की तलाश करने लगी। और क्या, और क्या। उसने सोचा कि इस एहसास से उसका मन उदास हो गया कि इन गिनी चुनी चीज़ों के सिवा कुछ तो नहीं है जिसे उथल पुथल कर सकती हो। उदासी के साथ उसे अपने में एक गहरी थकान भी महसूस हुई। उसने फिर अंदर से उमड़ती जमाई को रोका। सोचा कि दफ्तर से लौटकर आने पर जुगल को घर में सब कुछ उथल पुथल मिले तो उसे कैसा लगेगा। शायद वह अपना मरी हुई मुर्गी जैसा चेहरा थोड़ा और लटकाकर चुपचाप कमरे को देखती रहेगी, या उससे वजह से बकझक करने लगेगा। उसके बाद या किवाड़ जोर से बंद करके कहीं चला जाएगा, या मुंह दीवार की तरफ करके पलंग पर लेटा रहेगा। इसमें नया क्या होगा, उसने सोचा, और फिर खुल कर एक जमाई ली। फिर जिन चीज़ों को उथल पुथल करने में इतना समय लगाएगी, उन्हें बाद में समेटना भी तो उसी को होगा। वह पलंग से हटकर बरामदे में आ गई। जैसे कि जो कमरे में नहीं हो सकता वह बरामदे में हो सकता हो। धूप अब भी पूरे बरामदे और दलान को ढकी थी। दलान की पीली मैली दीवार के उस तरफ कोई साइकिल में हवा भर रहा था। शायद साथ के घर का नौकर शिवजीत। हर दूसरे तीसरे दिन दोपहर को वह आवाज़ सुनाई देती। अभी 2-3 हफ्ते से ही, पर दोपहर के वक्त ही क्यों? क्या उसकी साइकिल की हवा हमेशा इसी वक्त निकल जाती थी? उसके मन में आया कि दालान का दरवाज़ा खुलकर एक बार देख ले, पर उसने टाल दिया। उसे इसमें क्या दिलचस्पी है कि किसी की साइकिल की हवा किस वक्त निकली है और क्यों? वह दालान पार करके गुसल खाने में चली गई। वहां उसने नल खोलकर देखा। वही लंबी सांस भरने की आवाज़ और कुछ नहीं। दोनों बाल्टियां भी पूरी तरह खाली थी, जैसे बिल्कुल नई लाकर वहां रखी गई हों। उसने नल की टोटी पूरा खोल दी कि पानी आए तो नीचे की बाल्टी पूरी भर जाए। फिर उसे ख्याल आया कि उस वक्त से उसने टोटी बंद नहीं की तो फिर कहीं पूरा दालान पानी से ना भर जाए। उसने उसे पूरा भर दिया और वह बाहर निकला। इस बार बरामदे के कमरे में दाखिल होते हुए उसने अपने को अलग रखकर कमरे को देखने की कोशिश की। फर्ज करो कि जुगल दफ्तर से लौटकर आए और कमरे की हर चीज तो अपनी जगह उसी तरह हो, पर वह वहां ना हो तो? वह अब जैसे जुगल के पैरों से कमरे में दाखिल हुई, पर उसे लगा कि जब तक हर चीज बिल्कुल पहले की तरह ना हो, वह जुगल की नज़र से कमरे को नहीं देख सकती। कैलेंडर पलंग के नीचे जाकर पूरा खुल गया था। उसे उठाकर उसने वापस दीवार पर टांग दिया। गद्दे और चादर को एक बार हल्के हाथों से छाड़ा, फिर पहले की तरह ही पलंग पर बिछा दिया। जो कपड़े चमड़े के बक्से में ठूसे थे उन्हें निकालकर पहले की तरह खूंटी पर लटका दिया। उसमें इतना एहतियात रखा कि ना सिर्फ हर कपड़ा बिल्कुल पहले की तरह लटकाया जाए, बल्कि उसका माथा भी, साया भी दीवार पर उसी तरह पड़े रहे जैसे कि पहले पड़ा रहा था। मन में अच्छी तरह इत्मीनान कर लेने पर कि सब कुछ बिल्कुल पहले की तरह हो गया है, वह फिर दहलीज के पास आ गई। अब उसने जुगल की नज़र से देखा। कमरा है, सारा सामान है, पर वह नहीं है। इस वक्त ही नहीं, इसके बाद भी कभी नहीं। जुगल के पास पूरा घर है, बेबी है, सब कुछ है, पर बगैर उसके पूरा घर उसी तरह है, बेबी उसी तरह है, सोफे के कोने में गुमसुम बैठे, सब कुछ उसी तरह, पर बगैर उसके। उसे लगा कि यह स्थिति जुगल के लिए सचमुच नहीं है। इस नई स्थिति में जुगल को कैसा लग रहा है? वह घबराया सा चारों तरफ देख रहा है, उसे ढूंढ रहा है, लोगों से पूछताछ कर रहा है। उसके होठों पर मुस्कुराहट आ गई। सचमुच वह यह कितना चाहेगी कि जुगल को ऐसी घबराहट में देख सके, पर उसकी मुस्कुराहट
पूरी तरह होठों पर फैल नहीं सकी, क्योंकि खाली कमरे को जुगल की नज़र से देखते हुए उसे घबराहट की जगह हल्की तसल्ली महसूस हुई। उसे लगा कि यह जानकर वह घर में नहीं है और वह अब कभी नहीं आएगी। जुगल का लटका हुआ चेहरा थोड़ा खिल गया और उसके होठों पर वैसी ही मुस्कुराहट आ गई जैसी कि अभी अभी उसके होठों पर थी। वह उसे छिपाने की कोशिश कर रहा है। इससे एक झटका सा लगा। नहीं, वह ऐसा नहीं होने दे सकती। खुद वहां से गायब होकर जुगल को उस तरह मुस्कुराते नहीं देख सकती। उसने झट से अपने को भी वापस अपनी जगह पर रख दिया और कमरे से निकल आई। उसके बरामदे में निकलते निकलते है हल्की फड़फड़ाहट वहां से उठकर आकाश में चली गई। उसने झूठी प्यालियां उठाकर रसोई में रख दी, कुड्डी की किताबें समेटकर एक तरफ कर दी। शरीर पसीने से तरबतर हो रहा था, इसलिए गुसलखाने में जाकर फिर एक बार टोटी खोल दी। नल के अंदर से कुछ देर वही खखारने की परिचित आवाज सुनाई दी। फिर एक एक बूंद पानी नीचे रिसने लगा।